मरुस्थलीय प्रदेश या फिर थार का मरुस्थल। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भाग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका नाम है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। तो भौगोलिक आधार पर राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है? पीछे बात मत करो। कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। कितने भौतिक प्रदेश है? 4। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखो इनके बारे में कुछ सामान्य बातें लिखेंगे अपन। लिखो देखे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सारणी में बोलूं तो बनाना ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूं, लिखो, हेडिंग लगाओ। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य विशेषताएं। सारणी अभी कोई नहीं बनाएगा, है ना? मैं बोलूं तब बनाना सारणी। पहले सारणी याद करेंगे फिर सारणी बनाएंगे। देखो कौन कौन सी विशेषताएं पढ़नी है। सबसे पहली विशेषता अपन पढ़ेंगे कौन सी? क्षेत्रफल। कि भाई कोई भी जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान में कितना क्षेत्रफल घेरता है। दूसरी जनसंख्या, किसी भौतिक प्रदेश में कितने लोग रहते हैं। तीसरी जलवायु, हर भौतिक प्रदेश की अलग अलग जलवायु है। वहाँ की हवा की दिशा, वहाँ का तापमान। बताओ अभी अपन थार के मरुस्थल में रहते हैं तो अभी तापमान क्या है? अधिक है। अगर यहीं आप उदयपुर या माउंट आबू चले जाओ अभी तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थोड़ा 2 डिग्री 3 डिग्री क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जलवायु हर जगह की क्या है? अलग अलग। और मृदा भी हर जगह की क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर अपने पास बेखड़ू रेत है, कोटा में जाएंगे तो काली मिट्टी मिलेगी, है ना? अरावली में अलग तरह की मिट्टी है, दक्षिण राजस्थान में अलग तरह की मिट्टी है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? देखो थार का मरुस्थल जो है ये पूरे राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल घेरता है। यानी पूरे राजस्थान में लगभग 61% क्षेत्रफल किसका है? थार के मरुस्थल का। कितने प्रतिशत? 61.11%। अगला भौतिक प्रदेश अरावली, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है? 9%। कितने प्रतिशत है? 9%। अगला मैदान, मैदान घेरता है 23%। कितने प्रतिशत? 23। अब हाड़ौती के लिए पीछे कितने बच गया? 6.89%। पूरे हो गए 100%, है ना? मरुस्थल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 61.11 पर। अरावली 9% पर है। पूर्वी मैदान 23% पर है और हाड़ौती 6.89% पर है। अब देखते हैं जनसंख्या। क्या देखते हैं? जनसंख्या। देखो जितने भी राजस्थान में लोग रहते हैं उसका 40% हिस्सा कहाँ पे रहते हैं? मरुस्थल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? मरुस्थल में। क्योंकि मरुस्थल सबसे बड़ा भूभाग है तो सबसे ज्यादा लोग भी कहाँ पे रहेंगे? मरुस्थल में रहेंगे। अरावली में रहते हैं कितने? 10%। कितने प्रतिशत? 10%। मैदानों में 39%। कितने प्रतिशत है? 39%। बताओ पीछे कितने बच गए? 11%। कितने बच गए? 11। तो जनसंख्या भी हो गई 100, हो गई ना? थार के मरुस्थल में तो 40। कितने रहते हैं? 40। अरावली में 10% लोग, मैदानों में
39% लोग, और वहां पर 11%। देखो कैसे याद करोगे, सबसे पहले याद कर लो 40, कितने याद कर लो 40, है ना। 40 से 1 क्या है, कम, फिर अगला क्या है 10, और 10 से 1 क्या है, ज्यादा है ना। 40 से 1 क्या है, कम है, और 10 से 1 क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गई जनसंख्या। फिर जलवायु, बताओ अपने इधर कैसी जलवायु है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, बारिश क्या होती है, कम होती है, बारिश क्या होती है, कम होती है। तो देखो अपने यहाँ की जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु है, शुष्क और अर्ध शुष्क। हाड़ौती में होती है सबसे ज्यादा बारिश, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, अति आर्द्र। कैसी जलवायु है, अति आर्द्र। अपने थार के मरुस्थल में बिल्कुल बारिश नहीं है, इसलिए जलवायु कैसी है, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क। हाड़ौती में सबसे ज्यादा बारिश, इसलिए जलवायु कैसी है, अति आर्द्र। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच को क्या करना है, फिट करना है। शुष्क के बाद में जलवायु आती है कौन सी, उप आर्द्र, यानी इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत क्या होती है, बारिश होती है। फिर आगे जाएंगे तो बारिश की मात्रा और बढ़ेगी, तो आगे क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्द्र। तो मरुस्थल में जलवायु शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, अरावली में उप आर्द्र, मैदानों में आर्द्र, और हाड़ौती के पठार पे अति आर्द्र जलवायु। अंतिम बिंदु बचता है मृदा का। देखो मृदा यहाँ कौन सी पाई जाती है, अपने यहाँ पे कैसी रेत है, कैसी है, बेगलू रेत है ना। तो बेगलू रेत को क्या बोलते हैं, शुष्क बलुई मृदा। कैसी मृदा है, शुष्क बलुई मृदा, क्योंकि अपने यहाँ की रेत कैसी है, सूखी है। कैसी है, सूखी। आप पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, रेत पानी सोखती जाएगी, सोखती जाएगी, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब रेत ने पानी सोखना बंद कर दिया, है ना। पानी लगातार कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। अरावली, अरावली में कैसी मृदा है, पर्वतीय, क्योंकि अरावली खुद क्या है, एक पर्वत, इसलिए मृदा कैसी है बताओ, पर्वतीय मृदा। जहां भी मैदान होते हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था, मैदान में कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है कौन, नदी। कौन करती है, नदी। तो जिस भी क्षेत्र में नदी बहेगी, अरे आप डालो, शांति रखो थोड़ी, क्लास में लगातार बोलते रहते हो। जिस भी क्षेत्र में क्या बहती है, नदी बहती है, उस क्षेत्र में हमेशा कौन सी मृदा मिलेगी, जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। अपने वाली जो रेत है, बलुई मृदा। अपन रेत कौन सी है, बलुई मृदा। कोई टाइम पे यहाँ पर भी नदी बहती थी, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, सरस्वती नदी, है ना। तो अपने यहाँ की रेत पहले जलोढ़ी थी, पर धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण रेत कैसी हो गई है, बलुई मृदा हो गई। कैसी मृदा हो गई, बलुई, है ना। और हाड़ौती में पाई जाती है कैसी मिट्टी, काली। जिस भी क्षेत्र में क्या बहती है, नदी बहती है, उस क्षेत्र में हमेशा कौन सी मृदा मिलेगी, जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। अपने वाली जो रेत है, बलुई मृदा। अपन रेत कौन सी है, बलुई मृदा। कोई टाइम पे यहाँ पर भी नदी बहती थी, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, सरस्वती नदी, है ना। तो अपने यहाँ की रेत पहले जलोढ़ी थी, पर धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण रेत कैसी हो गई है, बलुई मृदा हो गई। कैसी मृदा हो गई, बलुई, है ना। और हाड़ौती में पाई जाती है कैसी मिट्टी, काली। कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। चलो अब क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। बताओ, देखिए सबसे पहले थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 61.11। जनसंख्या 40%। कितनी है, 40%। कैसी जलवायु है, शुष्क और अर्ध शुष्क, और मिट्टी शुष्क बलुई मृदा। कैसी, शुष्क बलुई मृदा। अगला अरावली, क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, जलवायु उप आर्द्र, और मिट्टी पर्वतीय मृदा। कैसी मृदा, पर्वतीय मृदा। अगले मैदान, क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, जलवायु आर्द्र, और मिट्टी जलोढ़। हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल 6.89। कितना है, 6.89।
8-9। जनसंख्या यहाँ पर कितनी रहती है बताओ? 11%। जलवायु यहाँ की अति आर्द्र है। और मिट्टी कैसी है? काली। कैसी मिट्टी है? काली। अब बनाओ सारणी। महान मरुस्थल भी कहते हैं। इसे भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं। भारत का महान मरुस्थल। रामायण और महाभारत में इस मरुस्थल के लिए धनवा शब्द का प्रयोग, इस मरुस्थल के लिए धनवा शब्द का प्रयोग किया गया है। धनवा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत का महान मरुस्थल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा। भारत में 2 मरुस्थल है। कितने मरुस्थल है? 2। एक मरुस्थल कौन सा है? थार। एक मरुस्थल तो कौन सा है? थार। एक मरुस्थल है जिसका नाम है लेह का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? लेह। लेह कहाँ पे बताओ? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख। लद्दाख बताओ क्या है? राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और लद्दाख का एक जिला है कौन सा? लेह। लेह में भी क्या है? मरुस्थल है। अपना जो मरुस्थल है कौन सा? थार। कैसा मरुस्थल है? थार। ये कैसा मरुस्थल है? गरम। कैसा मरुस्थल है? गरम। और ये कैसा मरुस्थल है बताओ? ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा। यहाँ पर भी बारिश नहीं होती, यहाँ पर भी बारिश नहीं होती। वहां पर तापमान क्या है? कम है, यहाँ पर तापमान क्या है? अधिक है। तो एक तो इसे कहते हैं भारत का महान मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल कहने का कारण क्या है बताओ? क्योंकि ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल। सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। रामायण और महाभारत में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? धनवा। आर्ट एंड कल्चर में आप आगे पढ़ोगे, जब आप वो पढ़ोगे दुर्ग, क्या पढ़ोगे? दुर्ग। तो आप पढ़ोगे कि दुर्ग की 9 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 9। उसमें से एक श्रेणी मिलेगी आपको धानवन श्रेणी। कैसी श्रेणी होगी? धानवन। धानवन श्रेणी का दुर्ग होने का मतलब ये होगा कि ऐसा किला जो कहाँ स्थित है? रेगिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तान में। उस किले को कौन सा किला बोलेंगे? धानवन श्रेणी। जैसे कि सोनार। सोनार कहाँ पर है? जैसलमेर का जो दुर्ग है। कहाँ का दुर्ग? जैसलमेर। उस दुर्ग का नाम क्या है? सोनार किला। कौन सा किला है? सोनार किला। तो सोनार किला कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? धानवन। क्योंकि कहाँ बना हुआ है? मरुस्थल में। कहाँ बना हुआ है? मरुस्थल में। मरुस्थल को क्या कहते हैं? धनवा। धनवा से ही शब्द आया कौन सा? धानवन श्रेणी। तो रामायण और महाभारत में क्या कहा गया इसे? धनवा। बताओ किसका अवशेष है? शुरू में बताया था मैंने, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश 2 भागों से बने। 2 भौतिक प्रदेश तो गोंडवाना लैंड से और 2 भौतिक प्रदेश 33 सागर से। तो ये बताओ किसका अवशेष है? 33 सागर का। कहाँ का अवशेष है ये? 33 सागर। गोंडवाना लैंड कैसे भाई? अवशेष है कहाँ का? 33 सागर का। इसीलिए गोंडवाना लैंड का अरावली और हड़ौती है ना? 33 सागर का अवशेष है। इसीलिए थार के मरुस्थल में समुद्री वनस्पति के प्रमाण मिलते हैं। कौन सी वनस्पति के? समुद्री वनस्पति।
यानी समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। कैसे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर? समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, पर वो जिंदा नहीं है। खुदाई के दौरान वो के किस में परिवर्तित हो गए? अब जीवाश्म में। किस में परिवर्तित हो गए? जीवाश्म में, है ना। तो जब खोदते हैं तो अलग अलग पत्थर के रूप में अपन को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये किसका अवशेष है बताओ? तैतीस सागर का। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। इसीलिए कौन से प्रमाण है यहाँ पर? समुद्री वनस्पति के। दूसरी बात, इसीलिए यहाँ पर पाई जाती है कैसी झीलें? खारे पानी की झीलें। कैसी झीलें? खारे पानी की झीलें। लिखी हुई है, नोट सलामत है क्या पिछली क्लास वाले? एकदम लिख लिए दोनों पॉइंट। अगला लिखो निर्माण। निर्माण निर्माण लिखो टर्शियरी युग या तृतीयक युग में टर्शियरी युग या तृतीयक युग में टर्शियरी युग या तृतीयक युग में टर्शियरी युग या फिर तृतीयक युग में, है ना। पृथ्वी का जो निर्माण है उसको अलग अलग भागों में क्या किया है? बांटा है। उसमें से एक भाग है कौन सा युग? तृतीयक युग। कौन सा युग है? तृतीयक। तो थारगे रेगिस्तान का निर्माण कौन से युग में हुआ है? तृतीयक युग में। कौन से युग में हुआ है? तृतीयक युग में। अगला लिखो क्षेत्रफल। अगला बिंदु क्या है? क्षेत्रफल। दो लाख 38,254 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ 354 भाई। 2,38,354 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है किसका? पूरे थार के रेगिस्तान का। अब थार का रेगिस्तान कहां कहां पर है? देखो थार के रेगिस्तान का कुछ भाग तो भारत में है, कुछ भाग कहां पर है? पाकिस्तान में। कुछ भाग कहां पर है? पाकिस्तान में। तो पूरे थार के रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 2,38,000। लगभग कितना है बताओ? 2,38,000, जिसमें से कुछ भाग का है भारत में, कुछ भाग का है पाकिस्तान में। टोटल थार के रेगिस्तान का 85% हिस्सा। कितना हिस्सा? 85%। कहां पर है? भारत में। कहां पर है? भारत में। पीछे बताओ कितना बचा? 15% हिस्सा कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। अब देखो भारत में सबसे ज्यादा थार का रेगिस्तान कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान। कितने प्रतिशत? 62%। कितने प्रतिशत? राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में पंजाब। यानी भारत के कितने राज्यों में थार का मरुस्थल? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। कितने प्रतिशत? 62%। कितने प्रतिशत है? 62%। लिखो ऐसे बना लो। क्षेत्रफल भारत में 85, पाकिस्तान में 15। लिखो देखे पाकिस्तान में मरुस्थल का विस्तार, पाकिस्तान में मरुस्थल का विस्तार चेलिस्तान कहलाता है।
पाकिस्तान में मरुस्थल का विस्तार चेलिस्तान कहलाता है। मतलब थार के मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में, उसे क्या बोलते हैं? चेलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेलिस्तान बोलते हैं। तो देखो अभी तक अपनों ने थार के मरुस्थल में कौन कौन से बिंदु पढ़े? सबसे पहला बिंदु पढ़ा था, इसे कहते हैं भारत का कौन सा मरुस्थल? महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? महान। रामायण में इसको क्या कहा गया है? धनवा। क्या कहा गया है? धनवा। किसका अवशेष है बताओ? तैतीस सागर का। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष। इसीलिए यहाँ पर एक तो क्या मिलती है? समुद्री वनस्पति, और दूसरा क्या मिलता है? खारे पानी की झीलें। निर्माण कौन से युग में हुआ है? तृतीय युग में। भारत में कितने प्रतिशत है? 85%। पाकिस्तान में 15%। और भारत में सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत? 62। राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में पंजाब। यानी भारत के कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। चलो आगे लिखो। अरावली के पश्चिम में स्थित अरावली के पश्चिम में स्थित 16 जिले, अरावली के पश्चिम में स्थित 16 जिले मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आते हैं। मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आते हैं। मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आते हैं। यानी मरुस्थल कुल मिलाकर कितने जिलों में फैला हुआ है? छोटे बड़े 16 जिलों में। कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 जिलों में फैला हुआ है। अगला लिखो, हेडिंग लगाओ, मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थल का विस्तार। पीछे वाले 2 लोग आ गए, घर पे गए? मरुस्थल का विस्तार बताओ। राजस्थान का विस्तार पढ़ा था ना हम लोगों ने? क्या है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? कौन बताएगा? रुको, जिसको पूछो वही बताओ। हाँ मैडम आप बताओ। पीछे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मैडम पीछे आप बताओ, देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का? हाँ साहब, राजस्थान को देशांतरीय विस्तार। समीर आप थोड़ी बताओ। हाँ मैडम। ठीक है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नहीं पता? कॉपी खोल खोल के याद कर रहे हैं फटाफट। हाँ मैडम, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जिस समय कॉपी खोली उसी समय पूछ लिया कि सर अभी तक देखा नहीं है, बाद में पूछना 5 मिनट। रुको तो फिर आपको पूछ लिया। हाँ मैडम देखो तो, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? हाँ आप बता दो। चलो, श्रीगंगानगर गांव। अरे कटरा, कटरा क्या बोल रहे हो? पीछे से गलत है कटरा। अब जैसे राजस्थान का विस्तार पड़ा था, वैसे किसका विस्तार है? मरुस्थल का। लिखो सबसे पहला अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में लिखो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
फिर लिखो देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। बताओ राजस्थान कौन से देशांतर पर शुरू होता है? कौन से देशांतर पर शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट। कौन से देशांतर पर? 69 डिग्री 30 मिनट। तो राजस्थान जैसे ही शुरू होता है, कौन सा जिला है सबसे पहला? जैसलमेर। और जैसलमेर में रेगिस्तान क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो रेगिस्तान शुरू भी कहां से हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। और इस देशांतर से लेकर 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। लिखो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। अगली हेडिंग लगाओ, राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल। राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। तो 3,42,239 में 2.5 लाख तो क्या ही है? रेगिस्तान ही है। क्या है? रेगिस्तान। राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। फिर लिखो लंबाई। लंबाई 640 किलोमीटर। चौड़ाई 300 किलोमीटर। ऊंचाई 200 से 300 मीटर। किलोमीटर मत लिख लेना ऊंचाई पर, कल को पता चले 200-300 किलोमीटर तो क्या लिख रहे हो आप? ऊंचाई लिख रहे हो। आसमान को पार करके अंतरिक्ष में बैठे हो हैं? तो लंबाई कितनी है रेगिस्तान की बताओ? 640। चौड़ाई 300 किलोमीटर और ऊंचाई 200 से 300 मीटर। कितनी ऊंचाई? 200 से 300 मीटर। हमेशा ध्यान रखना है, भूगोल में किसी भी चीज की ऊंचाई अगर अपन पढ़ेंगे तो वो हमेशा मीटर में होगी। किसी भी चीज की ऊंचाई, रेगिस्तान की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई, अरावली की चोटियों की ऊंचाई, पठार की ऊंचाई, जलवायु प्रदेश की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, है ना, झरने की ऊंचाई, सभी ऊंचाई हमेशा कौन सी इकाई में चलेगी? मीटर में। किस में चलेगी? मीटर में। ना तो सेंटीमीटर होगा, ना ही किलोमीटर होगा, ना ही मिलीमीटर। हमेशा ऊंचाई किस में आती है? मीटर में। और राजस्थान की ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 200 से 300 मीटर। अगला लिखो ढाल। रेगिस्तान की ढाल। रेगिस्तान की ढाल ढाल लिखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखो ढाल अगर कभी भी सवाल आए, है ना, और मान लो आपको याद ना हो, जैसे अभी अपन रेगिस्तान की ढाल पढ़ रहे हैं, फिर अरावली की, उसके बाद में मैदान और उसके बाद में पठार, चारों प्रदेशों की चारों क्या होगी? ढाल होगी। ढाल तो समझते हो ना,
जैसे कमरे में ढाल रखवाते हैं, छत बनवाते तो क्या रखवाते हैं, ढाल रखवा देंगे, पानी जो एक जगह इकट्ठा ना हो और एक साथ क्या हो जाए, निकल जाए, है ना। तो ढाल अगर आपको कभी याद नहीं है तो ढाल को याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, ये वाला भाग सारा कैसा है, रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है, रेगिस्तानी। अब देखो रेगिस्तान में दो मुख्य नदियां बहती है। एक नदी अपन पढ़ेंगे घग्गर नदी। कैसी नदी है, घग्गर नदी। एक नदी अपन पढ़ेंगे लूणी। कौन सी नदी है, लूणी नदी। तो देखो घग्गर नदी की दिशा भी कैसे है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। किधर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। लूणी नदी की दिशा भी दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो पानी हमेशा ढाल की दिशा में बहता है। जिस साइड ढाल होगी उसी साइड क्या चलेगा, पानी चलेगा। तो मरुस्थल की ढाल देखो उत्तर पूर्व से किधर है, दक्षिण पश्चिम। इसलिए मरुस्थल की नदियां हमेशा कौन सी दिशा में बहती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। किधर बहती है, तो रेगिस्तान की सबसे मुख्य, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी बताओ, लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी नदी। लिख लो अगला पॉइंट यही, लूणी नदी। लूणी नदी थार के मरुस्थल की, थार के मरुस्थल की सबसे मुख्य एवं सबसे लंबी नदी है। सबसे मुख्य एवं सबसे लंबी नदी है। लगाओ हेडिंग अगली, मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल का अध्ययन लिखो इसमें, मरुस्थल का अध्ययन, मरुस्थल का अध्ययन दो आधारों पर किया जा सकता है। दो आधारों पर किया जा सकता है। दो आधारों पर किया जा सकता है। लिखो नंबर 1, उच्चावच के आधार पर। पहला आधार कौन सा है, उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर। देखो उच्चावच का मतलब क्या होता है, वहां की जो जमीन है वो कैसी है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, उच्चावच। उबड़ खाबड़ जमीन है, या जमीन में गड्ढे हैं, या जमीन पर पर्वत है, या जमीन पर पानी है, उनको अपन क्या बोलते हैं, उच्चावच। सामान्य भाषा में बोल सकते हैं क्या, इस्तेला करती। जैसे अभी आपको अगर कोई पूछे इस कमरे का उच्चावच कैसा है, तो कमरे का उच्चावच कैसा है, समतल है। कैसा है, समतल, क्योंकि सीधा पूरा क्या बनाया हुआ है, एक आंगन बनाया हुआ है। अब इस कमरे में मान लो एक ट्रॉली भाटे लगा दे कोई, है ना, तो कमरे का उच्चावच कैसा हो जाएगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उबड़ खाबड़। तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपन, उच्चावच। उच्चावच के आधार पर मरुस्थल कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। देखो कौन कौन सा। सबसे पहला मरुस्थल है कौन सा, महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, महान मरुस्थल। दूसरा है चट्टानी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल। तीसरा मरुस्थल है जिसे बोलते हैं लघु मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, लघु मरुस्थल। और चौथे मरुस्थल को बोलते हैं
अर्ध शुष्क। कौन सा मरुस्थल है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो बताओ उच्चावच के आधार पर मरुस्थल कितने भाग में? 4 भाग। कितने भाग है मरुस्थल के? 4 भाग। नंबर 1 पहला कौन सा है? महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? महान मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? चट्टानी। कौन सा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल। तीसरा लघु मरुस्थल। तीसरा कौन सा है? लघु मरुस्थल। और चौथा कौन सा है? अर्ध शुष्क। कौन सा मरुस्थल है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो बताओ सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? महान मरुस्थल। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? महान मरुस्थल। महान मरुस्थल बोलते हैं जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है। कहां पर है बताओ? पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो भी मरुस्थलीय इलाका है उसको अपन क्या बोलते हैं? महान मरुस्थल। यहाँ पर केवल मात्र क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है। इस मरुस्थल को बोलते हैं क्या? महान। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित रेगिस्तान कौन सा है? महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? महान मरुस्थल। अब देखो जब आगे बढ़ते हैं तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और कौन सा है? बाड़मेर। साथ में नया जिला भी आ जाएगा। कौन सा? फलोदी। यहाँ पर पाई जाती है चट्टाने। क्या पाई जाती है? चट्टाने। यानी रेत इस क्षेत्र में क्या है? कम, और इस क्षेत्र में अधिक क्या है? चट्टाने। इस मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल बोलेंगे? चट्टानी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल। इसके बाद में देखो ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर क्या है? ये रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल है ना, गुजरात में है ना। आपने पढ़ा होगा सफेद रण। कैसा रण है ये? सफेद रण। यहाँ पर जो है सफेद है, पूरा इलाका कैसा है? सफेद है ना। तो सफेद रण यानी कच्छ की खाड़ी से लेकर बीकानेर तक का मरुस्थल। कच्छ की खाड़ी से लेकर कहां तक का मरुस्थल है बताओ? बीकानेर तक का मरुस्थल। ये मरुस्थल है कौन सा? लघु मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? लघु मरुस्थल। और उसके बाद में लघु मरुस्थल के पूर्वी भाग में, लघु मरुस्थल के पूर्वी भाग में और अरावली के पश्चिमी भाग में इस मरुस्थल को अपन क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क। कौन सा मरुस्थल है? अर्ध शुष्क। तो ये मरुस्थल है किसके आधार पर बताओ? उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। पहला कौन सा? महान। दूसरा चट्टानी। तीसरा और चौथा अर्ध शुष्क मरुस्थल। लिखो देंगे ये बनाओ। हाँ ऐसे ही। पहले ही बना लिया क्या? पहले मत बनाया करो। आप सोचो जल्दी कर लेते हैं ना, बस ना निकल जाए कहीं। जब तक सामने आपके जो सर खड़े हैं वो बोलते रहें, समझाते रहें, तब तक आप कॉपी में मत लिखा करो। लिखने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे। नोट्स तो बहुत सारी, कोई बुक डिपो में चले जाना, नोट्स तो मिल जाएंगे। यही चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि मैं मंगल ग्रह से उठा के लेके आया हूँ ये चीज़ें और आपको पहली बार लिखा रहा हूँ, या आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ोगे। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कोई सी किताब ले लो, कोई से नोट्स ले लो, यही सेम टू सेम चीज़ है। किसी में एक चीज़ कम है, किसी में एक चीज़ ज़्यादा है, और कुछ फर्क नहीं है। आप यहाँ पे क्या काम पढ़ने के लिए आए हो? तो जब तक मैं बोलूँ या समझाऊँ तब तक क्या करा करो? समझा करो। जब मैं बोलूँ लिख लो, तब लिखा करो। नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बोलना आपको इतना ज़्यादा आता है। एक दिन मतलब ऐसे मंच पे भी आओ, आपकी इतनी वाक्पटुता जो है, वाक्पटुता समझते हो? हिंदी पढ़ रहे हो आप तो शब्दावली आती। वाक्पटुता का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बोलने में क्या हो? निपुण हो। पटु का मतलब क्या होता है? निपुण, प्रवीण, जिसको वो चीज़ अच्छे तरीके से आती हो। तो आप सब लोग दिन भर बोलते रहते हो, है ना। कभी कोई किसी से बात कर रहा है, कभी कोई किसी से बात कर रहा है, पता नहीं इतनी क्या चर्चा है आपकी गहन।
जो पूरे दिन खत्म नहीं होती है। तो एक दिन जो भी लोग वाक्पटु हैं, एक दिन आप मंच में भी आओ तो आपको पता चलेगा, है ना। तो एक दिन कभी मंच आओ, कोई ऐसे जो बहुत ज़्यादा इच्छुक है भाषण वगैरह देने के, प्रोग्राम करवा देते हैं संडे को। हाँ तो संडे को क्लास रख लेंगे, उसमें क्या है। हाँ तो फिर क्लास रख देंगे संडे को, इस बार 3 घंटे क्लास रख देंगे मेरी। हाँ उससे बाजाना, बीच में भाषण का प्रोग्राम भी करा देंगे, है ना। लिखो देंगे, लिखो आप। हाँ पूछने का क्या बोला, मेरे को लगता 10-15 लोग नहीं आए आज। अरे ऐसे मत करो भाई, पूछने के चक्कर में क्लास ही छोड़ दोगे आप तो। लिखो देखो मान मरुस्थल के नीचे ना ऐसे ही लिखना, इनके नीचे 1-1, 2-2 लाइन है मान मरुस्थल में। मान मरुस्थल के नीचे लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मरुस्थल। फटाफट लिखो, देखिए चारों पूरे लिखना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मरुस्थल। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल में लिखो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में स्थित, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में स्थित चट्टानी मरुस्थल। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में स्थित चट्टानी मरुस्थल। अगला लिखो लघु मरुस्थल। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक स्थित मरुस्थल। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक स्थित मरुस्थल। चौथा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। लिखो लघु मरुस्थल के, लघु मरुस्थल के, हाँ चौथे में लिखना है लघु मरुस्थल के पूर्व में स्थित मरुस्थल। लघु मरुस्थल के पूर्व में स्थित मरुस्थल।